हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 एक कर लिया था, राइट। जिसमें हम लोगों ने डिमांड एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3B, जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। काफ़ी दिनों बाद लेक्चर्स हो रहे हैं ड्यू टू दिवाली वेकेशन, मैं भी बाहर था, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमने डिमांड एनालिसिस पढ़ा है और हमें वो कॉन्सेप्ट पूरा याद रखना है कि डिमांड एनालिसिस में था क्या। जनरली हमने डिमांड में पढ़ा था जो कि प्राइस से कंसर्न था, यानी कि डिमांड जो है प्राइस की वजह से कैसे फ्लक्चुएट होता है, हमने ये समझा था। इसमें हमने लॉ भी पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड, राइट, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, एंड प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। ये हमने समझा। इस चैप्टर में हम उस पर थोड़ा और बारीकी से समझेंगे या और डीप में समझेंगे। कितना प्राइस बढ़ेगा तो कितना डिमांड कम होता है, और कितना प्राइस कम हो तो कितना डिमांड बढ़ता है। यानी प्राइस के प्रोपोर्शन में, यानी प्राइस के कंपैरिजन में, प्राइस के रेशियो में डिमांड का फ्लक्चुएशन किस हिसाब से होता है। हमने लॉ ऑफ डिमांड में बस ये पढ़ा है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। हमने ये नहीं पढ़ा उसमें कि कितना प्राइस कम होगा तो कितना डिमांड बढ़ेगा, यानी रेशियो क्या होगा। 1 रुपया कम हो रहा है तो 2 गुना डिमांड बढ़ेगा कि 3 गुना डिमांड बढ़ेगा, राइट। या 10 रुपये बढ़ रहे हैं किसी चीज के प्राइस तो डिमांड फिर कितना कम होगा, ये हमने नहीं पढ़ा है। कम होगा ये तो पढ़ा है हमने, पर कितना कम होगा, प्रोपोर्शन क्या होगा उसका, ठीक है ना, कितनी डिग्री में कम ज्यादा होगा, ये हमने नहीं पढ़ा, राइट। जो इस चैप्टर में कुछ रूल्स, कुछ थ्योरीज के हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है, और उससे पढ़कर हम समझेंगे कि प्राइस का डिमांड्स के साथ कैसा रिलेशन है और कितना रिलेशन है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड लॉ ऑफ डिमांड। यस, हमने पढ़ा है विच शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी। यस, मैंने भी जस्ट कहा ना, हमने क्या पढ़ा है कि प्राइस और डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। यानी एक बढ़ रहा है तो एक कम होता है, और एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, राइट। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट। ये जो शब्द है इसको ध्यान दो, ये जो वर्ड है एक्सटेंट, यानी कहां तक ऑफ अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में नहीं एक्सप्लेन किया, वहां पे नहीं पढ़ा कितना डिमांड चेंज होगा जब प्राइस चेंज होगा तो, यानी प्राइस अगर इतना चेंज हो रहा है तो डिमांड कितना चेंज होगा, ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में नहीं पढ़ा। वहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, बस कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है ये लिखा था। तो यहां हम समझेंगे। दस लॉ ऑफ डिमांड फेल्स टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कितनी क्वांटिटी में डिमांड ऊपर नीचे हो रहा है, ये लॉ ऑफ डिमांड वहां पे फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने में। सो देयरफॉर इसलिए डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, तो ये वर्ड आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का सिंपल मीनिंग होता है कम होना या ज्यादा होना, है इलास्टिक। जैसे कोई रबड़ होता है, हेयर रबड़ होते हैं, राइट, रबर्स होते हैं, जब उन्हें खींचते हैं या कम करते हैं देखो बढ़ते भी हैं और कम भी होते हैं, उसको इलास्टिक इलास्टिक कहा जाता है, यानी कम या ज्यादा होना। तो डिमांड का कम होना या डिमांड का बढ़ना, दोनों ही हम यहाँ पे समझेंगे किस तरह से होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल। वेरिएबल मतलब यहाँ पे जैसे डिमांड की बात है या फिर प्राइस की बात है या कोई ऐसा फैक्टर, ठीक है, कोई अदर फैक्टर, टू चेंज इन द अदर वेरिएबल, यानी कि किसी एक वेरिएबल, यानी कि जैसे प्राइस वेरिएबल है, कम ज्यादा होता है, तो प्राइस के कारण, प्राइस की वजह से दूसरा वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, डिमांड में कैसे चेंजेस आते हैं। वापस से देखो क्या लिखा है, द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल। रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि किसी एक चीज की जिम्मेदारी या कोई एक जो कि रीजन हो किसी दूसरे के फ्लक्चुएशन का, किसी दूसरे के कम ज्यादा होने का। तो यहाँ पे हमने डिमांड में क्या पढ़ते हैं कि प्राइस एक रीजन होता है डिमांड को फ्लक्चुएट करने का,
और भी फैक्टर्स होते हैं जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, इनकम होता है, राइट, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एनवायरनमेंट होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिमांड को कम ज़्यादा करने के लिए। फिलहाल हम प्राइस को लेकर बात कर रहे हैं, राइट। Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or any other factor। तो यहाँ पे हम इलास्टिसिटी में क्या पढ़ने वाले हैं कि डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट होता है, हमें पता है, तो कितना फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, और किसकी किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे हम प्राइस से रिलेटेड पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि और भी जो फैक्टर्स दिए हुए हैं उससे रिलेटेड, जैसे इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, हमने पढ़ा था ना, इन सब की वजह से भी डिमांड में फ्लक्चुएशन आते हैं। यहाँ तो मेनली हम प्राइस के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद थोड़े बहुत फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किन फैक्टर्स की वजह से डिमांड में फ्लक्चुएशन आता है और कितना आता है। यही हमें यहाँ पे पढ़ना है। इलास्टिसिटी का मतलब यही है, डिमांड का कम होना या डिमांड का बढ़ना, दोनों ही है, कम होना भी और बढ़ना भी, दोनों ही है इलास्टिसिटी का मतलब। यानी कि सिर्फ बढ़ना, कम होना भी है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, यानी डिमांड अपने मेन जगह से ऊपर नीचे हो रहा है। अगर मान लीजिए डिमांड यहाँ पर है, ये लाइन है और डिमांड यहाँ पर है, तो अगर यहीं पे रहेगा हर सिचुएशन में, यानी प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या कोई और अदर फैक्टर है, कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन डिमांड फिर भी यही है, तो इसको बोलेंगे इनइलास्टिक। लेकिन जैसे ही डिमांड बढ़ता है, यानी यहाँ से यहाँ आ जाता है, या घटता है यहाँ से यहाँ आ जाता है, राइट, तो इसे कहेंगे इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। According to Professor Marshall, elasticity of demand is great or small according to the amount demanded, which rises much or little for a given fall in price, and the quantity demanded falls much or little for a given rise in price. Yes, क्या कह रहा है कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, कम होना डिमांड का और ज्यादा होना। डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डिमांडेड विच इज राइज मच और लिटल। कभी कभी डिमांड थोड़ा बढ़ता है और कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कब? जब प्राइस में गिरावट आती है, यानी प्राइस जब कम होता है। और कभी कभी डिमांड थोड़ा कम होता है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कब? जब प्राइस बढ़ता है। तो वही तो हमें पढ़ना है कि कितना प्राइस बढ़ेगा तो कितना कम होता है, और कितना प्राइस कम होगा तो कितना बढ़ता है। ठीक है, चलो। It is clear from the above definition that elasticity of demand is a technical term which describes the responsiveness of change in quantity demanded to fall or rise in price. Yes, responsiveness यानी कि जो डिमांड है वो प्राइस को लेके क्या रिस्पॉन्स करता है, कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, और प्राइस कम हो रहा है तो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, राइट। इन अदर वर्ड्स, इट इज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। ये क्या है? रेशियो है, परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये सिंबल है जो हम आगे पढ़ेंगे, यानी कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ और उसकी वजह से कितना परसेंट डिमांड चेंज हुआ, यही हमें यहाँ समझना है। ठीक है, हम धीरे धीरे समझें क्या है, बस बात क्या रखनी है, हमें यहाँ पे रेशियो पढ़ना है कि कितना परसेंटेज, रेशियो और परसेंटेज जो कह लो, कि कितना परसेंट या कितना रेशियो प्राइस जो है कम होता है, परसेंट कम हो रहा है तो कितना परसेंट डिमांड बढ़ता है, और सेम वही उल्टा कि कितना परसेंट प्राइस बढ़ता है तो कितना परसेंट प्राइस गिरता है। हमने ये तो पढ़ा है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, लेकिन कितना परसेंट प्राइस बढ़ रहा है और कितना परसेंट फिर डिमांड कम हो रहा है, यही हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझने के 3 टाइप दिए हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला लिखा है इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा क्रॉस, और तीसरा लिखा है प्राइस। और भी फैक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं, इसलिए इन्हीं तीनों को यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया गया है, ये समझाया गया है। तो पहले पे आते हैं इनकम इलास्टिसिटी, यानी इनकम से रिलेटेड क्या है, ध्यान देना। इट रिफर्स टू द डिग्री। देखो यहाँ पर डिग्री का मतलब है कितना, या परसेंटेज भी कह सकते हैं यहाँ पर इसको, कि कितना परसेंट, द परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि डिमांड जो है वो कितना परसेंट चेंज हो रहा है, या तो कम ज़्यादा हो रहा है या तो कम हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है टू चेंज इन द इनकम ओनली, इनकम की वजह से। अभी तक हम प्राइस कर रहे थे, यहाँ पे पहला जो टाइप लिखा है इनकम इलास्टिसिटी, यानी कोई कंज्यूमर है ए, तो ए कंज्यूमर के इनकम के कम ज़्यादा या कम होने से उसके डिमांड में वो कितना कम ज़्यादा करता है, ये समझना ही इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अदर फैक्टर इंक्लूडिंग प्राइस, ध्यान देना, अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन्स अनचेंज, यानी सिर्फ इनकम पे ध्यान देना। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर्स में
इकोनॉमिक्स में हमें, खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें एक कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ता है, अदर थिंग बीइंग इक्वल और अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट या अदर थिंग बीइंग अनचेंज्ड, यानी बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। तो यहाँ पे इनकम को खाली फैक्टर पकड़ा गया है कि इनकम ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो डिमांड कितना ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। बाकी सारे फैक्टर्स अनचेंज्ड हैं, यहाँ तक कि प्राइस को भी कांस्टेंट माना गया है, ठीक है। इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। देखो परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है, यानी जितना परसेंट चेंज हुआ है वो यहाँ पे आएगा, डिवाइड बाय जितना परसेंट इनकम चेंज हुआ है वो यहाँ पे आएगा। तो चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, इनकम। तो यहाँ पे सिंबॉलिकली क्या कैसा है, देखो परसेंटेज चेंज यहाँ पे ट्रायंगल शेप में चेंज को डिनोट करते हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड, क्यों मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। वैसे ही परसेंटेज चेंज इन इनकम यहाँ पे वाई से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जो बन जाता है सॉल्व करने के बाद वो कुछ ऐसा बनता है, ध्यान देना। थोड़ा ये कर देता हूँ, इरेज करता हूँ यहाँ, ध्यान दो। तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करके कुछ इस तरह से बनाए गए हैं। तो हमें ये या तो ये भी याद रख सकते हो या तो ये भी याद रखो, ज़्यादातर ये याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय ओरिजिनल डिमांड। देखो यहाँ पे लिखा भी, चलो पहले पढ़ लेते हैं जो नीचे चीज़ें दी हुई हैं। ध्यान देना, आपको होगा ना कि सर कैसे निकालेंगे, क्या कैसे क्या है। ट्राइंगल क्या है, रिप्रेजेंट्स चेंज, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, कितना चेंज। क्यू ओरिजिनल डिमांड, ये देखो ये क्यू जो है ओरिजिनल डिमांड है, वाई ओरिजिनल इनकम, ये वाई जो है ओरिजिनल इनकम है। चेंज इन क्यू, क्यू मीन्स डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये जो रहेगा ये चेंज इन डिमांड है, और चेंज इन वाई चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो हमें निकालना कैसे, जैसे इसी को एक्सप्लेन करके ये फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा हुआ है, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय ओरिजिनल डिमांड, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय ओरिजिनल इनकम। हम समझेंगे आगे भी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए गए हैं, ठीक ना। या फिर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि पहला जो इनकम था, एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, 10 रुपये थे, ठीक है। चेंज होकर इनकम कितना हो गया, 15। ये वाई पकड़ लो, ये वाई है, चेंज हो गया, चेंज नहीं हुआ, एक मिनट इसको ये इनकम है, राइट। यहाँ पे डिमांड कर लेते हैं, जब 10 रुपये प्राइस थे, 10 रुपये इनकम था, सॉरी, तो 10 डिमांड करते थे, 10 यूनिट। और जब इनकम बढ़ गया तो 15 यूनिट डिमांड करने लगे। एग्जाम्पल पकड़ लेते, ठीक है। अब ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल इनकम कितना था, बार बार प्राइस आ रहा है। ओरिजिनल इनकम क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया ओरिजिनल इनकम, यानी ये एक्चुअल वाई हो गया। चेंज इन वाई मतलब क्या पता है, चेंज इन वाई का मतलब है दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 10 कितना चेंज हुआ, तो 5 चेंज हुआ। तो चेंज इन वाई जो होगा वो होगा 5। उसी तरह से ओरिजिनल डिमांड कितना था, 10, चेंज इन डिमांड कितना होगा, यानी ट्रायंगल क्यू कितना होगा, 5। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। यानी अगर फॉर्मूले में हम फिट करेंगे तो क्या नजर आता है, 5 डिवाइड बाय 10, 5 डिवाइड बाय 10 ऐसा बनेगा, ठीक है। आपके एग्जाम में ये सब नहीं आएंगे, बस समझने के लिए है, आप इतनी सी चीजें समझ लो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, यू शुड नो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी को भी 3 कैटेगरी में, यानी एक तरह से टाइप दिया गया है। क्या टाइप है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, यानी नॉर्मल गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। देखो क्या लिखा है, नॉर्मल गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। इनकम बढ़ रहा है, उसी वजह से डिमांड भी बढ़ रहा है। नॉर्मल गुड्स, ध्यान देना, नॉर्मल गुड्स यानी नेसेसरी गुड्स नहीं है, इन्फीरियर गुड्स नहीं है, नॉर्मल गुड्स हैं। लिया तो लिया, नहीं लिया तो भी चलेगा, ऐसा वाला। तो अगर उसके लिए इनकम बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, यानी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। दूसरा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये क्या है, इन्फीरियर गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। कह रहे हैं जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, जैसे ब्रेड हो गए,
दूध दही हो गए, ठीक है। इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब कि ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो कह रहे हैं भाई इसका डिमांड ना कम हो जाता है इन्फीरियर गुड्स का। हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट खाना स्टार्ट कर देते हैं, इन्फीरियर प्रोडक्ट्स खाना कम कर देते हैं। इन्फीरियर का मतलब तो जो जल्दी खराब हो जाते हैं, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, तो जल्दी खराब होने प्रोडक्ट हम खरीदना बंद कर देते हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है। तो इसको कहते हैं निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। हम ब्रांडेड चीज़ें या फिर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं इनकम बढ़ने के बाद, तो जो इन्फीरियर गुड्स है उनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके लिए है निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। थर्ड है जीरो इनकम इलास्टिसिटी, यानी नेसेसरी गुड्स विच डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यस, ये नेसेसरी गुड्स हैं। अब नेसेसरी गुड्स में क्या आ गया, खाने पीने की चीज़ें आ गई। भले ही आपके कितने भी ज़्यादा इनकम हो जाए, पेट में तो आप उतना ही खाओगे जितना पहले खाते थे, सिंपल सी बात है। आइटम अलग अलग खाने लगे लेकिन खाना तो वही खाओगे, ठीक ना। तो ये 3 टाइप ये थे। सेकेंड है क्रॉस इलास्टिसिटी। इट रिफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। ध्यान देना, ये कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो रही है। हमने पीछे पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, जैसे पेन और इंक, ठीक ना। बिना इंक के पेन किसी काम का नहीं और बिना पेन के इंक किसी काम का नहीं। या कार और पेट्रोल, या अभी आज के डेट में सीएनजी ले लो, जो भी ले लो, मतलब फ्यूल, कार और फ्यूल। तो फ्यूल बिना कार के किसी काम का नहीं, कार बिना फ्यूल के किसी काम के नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सब्स्टिट्यूट यानी एक दूसरे के आप कह सकते हो ऑप्शन, जैसे टी और कॉफ़ी, हमने बहुत बार समझा। यानी हम कॉफ़ी भी पी सकते हैं या टी भी, दोनों में से कोई भी, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स की बात हो रही है कि इफ इट रिफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि पेन और इंक को पकड़ा जाए तो किसी एक कमोडिटी के डिमांड में चेंज होने से दूसरे कमोडिटी के प्राइस पे फर्क पड़ता है। या इसको थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं, एक कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने की वजह से दूसरे कमोडिटी के डिमांड में फर्क पड़ता है। यानी अगर टी का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो कॉफी का डिमांड ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान देना, एक की डिमांड के बारे में बात हो रही है और एक के प्राइस के बारे में बात हो रही है। तो पहले प्राइस, यानी कि किसी एक, या तो कॉम्प्लीमेंट्री या तो सब्स्टिट्यूट, दोनों में से कोई भी, किसी भी एक के प्राइस पे कुछ फर्क पड़ रहा है, इसकी वजह से दूसरे के डिमांड पे फर्क पड़ता है। चलो समझ लेते हैं टी और कॉफी को ही। हमने पहले भी समझा हुआ है, अभी भी समझ लेते हैं टी और कॉफी। मान लेते हैं कि पहले इनका प्राइस दोनों का सेम था, एग्जाम्पल में मान लेते, चलो 10-10 रुपए। टी ने क्या किया, बढ़ा के 15 कर दिया। अब टी ने 15 कर दिया तो टी महंगा लगने लगा कॉफी की तुलना में, तो लोग क्या होंगे, टी की तरफ से फ्लक्चुएट होकर किसकी तरफ जाने लगेंगे, कॉफी की तरफ। जबकि कॉफी वाले ने अपना प्राइस चेंज नहीं किया है, लेकिन क्योंकि टी ने ज़्यादा कर दिया, लोगों को महंगा लगने लगा, तो लोग टी से मूव होकर कहाँ चले गए, कॉफी की तरफ चले गए। तो इसमें क्या नजर आ रहा है कि टी के प्राइस चेंज करने की वजह से कॉफी का डिमांड चेंज हो गया, डिमांड बढ़ गया ना कॉफी का। वही लिखा है यहाँ पे। क्रॉस इलास्टिसिटी में होता क्या है कि किसी दूसरे के प्राइस में चेंजेस आ रहा है, उसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट में क्या डिमांड में चेंजेस आने लगता है, ठीक है। चलो तो आगे समझते हैं सिंबॉलिकली क्या लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ, क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए मतलब ए प्रोडक्ट, किसी ए प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। यस, किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज हो रहा है तो ही तो डिमांड में चेंज हो रहा है दूसरे प्रोडक्ट के। सो ए ओरिजिनल कमोडिटी, बी अदर कमोडिटी। तो हम लोग ए को अगर मान के चल रहे हैं, ए की डिमांड को देख रहे हैं, तो ए के डिमांड में चेंजेस आ रहा है और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बी, उसके प्राइस में चेंजेस आ रहा है। मैंने अभी समझाया ना कि किसी दूसरे के प्राइस में चेंज होने की वजह से, किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से मेरे प्रोडक्ट के डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। इसको भी यहाँ पे सिंबॉलिकली किया गया है, वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, ये लिखा है ना वहाँ पे, और इसको सॉल्व किया गया।
यू शुड नो क्या पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एग्जांपल टी और कॉफी। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कह रहा है कि भाई ये पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी किसमें होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, एग्जांपल टी एंड शुगर। उसके बाद है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी नॉन रिलेटेड गुड्स, एग्जांपल टी एंड बुक्स। इसका मतलब देखो कैसे, वापस समझते हैं। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका एक दूसरे से कोई लेना नहीं, लाइक अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो बुक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या टी का प्राइस कम होता है तो भी बुक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही बुक्स का प्राइस कम होता है तो टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका प्राइस मतलब इन दोनों कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, तो जीरो इलास्टिसिटी होगी। बुक्स जितने बिक रहे उतने बिकेंगे, टी जितने बिक रहे उतने बिकेंगे। नेगेटिव यहाँ पे क्यों लिखा था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि टी का दाम, चलो शुगर का प्राइस बहुत बढ़ गया तो टी का डिमांड गिर जाएगा, क्योंकि शुगर भी लोग कम खरीदेंगे तो टी भी कम बिकेगी। एक की वजह से दूसरे पे भी निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, इसके लिए लिखा है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। सेम वही कार और पेट्रोल को दे दो, अगर कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल भी लोग कम कंज्यूम करेंगे, या उल्टा पकड़ लो, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है देखो तो आजकल लोग इलेक्ट्रिक कारों की तरफ जा रहे हैं, यानी पेट्रोल वाली कारों की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। वाई, क्योंकि भाई एक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका भुगतान किसको करना पड़ रहा है, दूसरे को करना पड़ रहा है, पेट्रोल कारों को। इसलिए निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। और यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी लिखा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स लिखा है। सब्स्टिट्यूट गुड में हमें टी एंड कॉफी, टी का प्राइस बढ़ेगा तो इससे कॉफी का फायदा होने वाला है, इसलिए पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी लिखा है, ठीक है। एंड लास्ट है प्राइस इलास्टिसिटी, यानी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस elasticity of demand is a ratio of proportional change in the quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in its price only। जैसे हमने अभी तक दो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया है, एक हमने पढ़ा इनकम और दूसरा हमने पढ़ा क्रॉस। इनकम में हमने इनकम को देखा कि इनकम कब ज़्यादा होने से डिमांड में कैसे फ्लक्चुएशन आता है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। क्रॉस इलास्टिसिटी में हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ा कि एक दूसरे के प्रोडक्ट पे के प्राइस में चेंज आने से दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड में कैसे चेंज आता है। तीसरा हम आ गए प्राइस पे, यहाँ पे सिर्फ प्राइस से रिलेटेड बातें करेंगे कि प्राइस के बढ़ने से या प्राइस से कम होने से डिमांड में कितना फ्लक्चुएशन आता है, कितना डिमांड बढ़ेगा और कितना डिमांड कम होगा। प्राइस ओनली, सिर्फ प्राइस के बारे में, बाकी सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमने पहले भी देखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ओके। तो हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें समझ ली आई थिंक, और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे हमें पढ़ना है प्राइस, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है हम छोटे छोटे वीडियोस एक एक टॉपिक छोटे छोटे लेके हम उसको कवर करेंगे, ठीक है।